सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। என் உயிரினும் மேலான அன்பு உடன் பிறப்புகளே, 13 ஆண்டு காலம் திமுக கழகம் தமிழகத்தில் எதிர்க்கட்சியாக இருந்தது. தமிழ் மக்களுக்காக, தமிழ் மொழிக்காக கழகம் பல்வேறு போராட்டங்களை அரசியல் ரீதியாக சந்தித்திருக்கிறது. கடமை தவறினோம் இல்லை, கண்ணியம் மீறினோம் இல்லை, கட்டுப்பாடு இழந்தோம் இல்லை. கற்பூரமாக எரிந்தோம், ஊதுவத்தியாக மணந்தோம், மெழுகாக உருகினோம், உப்பாக கரைந்தோம், மழையாக பொழிந்தோம், தென்றலாக வீசினோம். யாருக்காக? தமிழர்களுக்காக. எதற்காக? தமிழ் மொழிக்காக. ஏன்? தமிழர் கலாச்சாரம் காப்பதற்காக. நாம் வாழ விரும்புவதெல்லாம் தமிழர் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். தமிழர்களின் எதிர்காலம் இருண்டுவிடக் கூடாதே என்பதற்காகத்தான். நம் வருங்கால சந்ததிகள் பழையபடி அடிமைகளாக வாழக்கூடாது என்பதற்காகத்தான். எழு, விழி, தமிழர் இனத்தை அழிக்க வரும் பகையை அழி. இந்த தேர்தல் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் பகைவர்களுக்குமான குருட்சேத்திர யுத்தம். தொட்டில் தூங்கும் குழந்தை கூட அதோ இனமானம் காக்க குல வெற்றிக்கான கைகால்களை உதைத்துக் கொள்கிறது. பெரியாரின் பேரனே, அண்ணாவின் உண்மை தம்பியே, அன்பு உடன் பிறப்பே, வெற்றி கிட்டும் வரை இமை மூடாதே, துரோகத்தை தூள் தூளாக்கு, தூள் தூளாக்கு. என் அன்பு உடன் பிறப்பே, காலை மிதித்தவனின் தலையை மிதிப்பேன் என்று சூளுரை போர் உண்டு. ஆனால் இப்போது தலையையே மிதித்திருக்கிறார்கள். தன்மான சிங்கமே, தக்க பதில் அளிக்க நின் தடந்தோலை தட்டி கிளப்பிடும் ஓசை தருக்கர்களை தலைதெறிக்க ஓட வைக்க வேண்டாமா? ஜனநாயக தேர்தல் களத்தில் அண்ணன் காட்சியாக்கி காட்டியுள்ளார் தேர்தல் களத்தின் இரு அணிகளை. எதிர் அணியில் பகைவர்கள் மட்டுமல்ல, எட்டப்பொருட்களும் இருக்கின்றனர் என எச்சரித்தும் இருக்கிறார். நமது அணியின் தூய்மை, துணிவு, உறுதி, வாய்மை குறித்தும் அண்ணாவின் எழுதுகோள் உயிரோயம் தீட்டியுள்ளது. களம் அதோ, அணிதிரள்க, பணிபுரிக, வெற்றி நமதே, வீறு நடை போடுக, வெற்றி நமதே. तेरी चाल पे सनम मैं तो मर गया, गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। अरे चाचा, तेरी चाल पे सनम मैं तो मर गया, गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। जरा डाल तो इधर एक प्यार की नजर मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। चल सामने से हट पर हाथ की तुम कर दूंगी मेरा पट मत मार तुम। ये बात है। चल सामने से हट पर हाथ की तुम कर दूंगी मेरा पट मत मार तुम। कोई काम है न काज खाए सवाल न नाज मेरे साजना वो मेरे रांझना। ओ सच्चे पट मोड़ दो। गोरे मुखड़े पे तिल और फिर ये अदा, इसी बात पे तो दिल हुआ तुझ पे फिदा। गोरे मुखड़े पे तिल और फिर ये अदा, इसी बात पे तो दिल हुआ तुझ पे फिदा। तूने मुझको न जाना मैं तो हूँ तेरा दीवाना, मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। अच्छा जी, बड़े खट्टे हैं अंगूर मत डाल तो नजर। बना मजनू लंगूर रही तुम की कसर। बड़े खट्टे हैं अंगूर मत डाल तो नजर। कुछ आएगा न हाथ कभी बनेगी न बात मेरे साजना हो मेरे रांझना। कुर्बान जामा। तेरे साथ सच्ची सच्ची मुझे प्यार हो गया। कुछ कुछ तो मुझे भी एतबार हो गया। तेरे साथ सच्ची सच्ची मुझे प्यार हो गया। कुछ कुछ तो मुझे भी एतबार हो गया। जीत गया मेरा प्यार, तू है मेरा दिलदार।
तेरी गाल पे सनम मैं तो मर गया, गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। जरा डाल को इधर एक प्यार की नजर, मेरी गोरी हो मेरी सुंदर। इस लाल किले के ऊपर हमारा कौमी झंडा फहराया था। वो एक खास दिन था हमारे इतिहास में और दुनिया के इतिहास में। और ख़ास दिन इसलिए था कि इतना बड़ा मुल्क आज़ाद हुआ, और इसलिए कि जिस तरह से वो आज़ाद हुआ, जिस शान से, जिस शांति से, वो भी एक अनोखी बात थी। दुनिया के सामने एक मिसाल हो गई थी। हमारा सिर ऊंचा हुआ, दुनिया ने हमारी कदर की और ये झंडा उठा था और हमारा दिल खुश था। अगर सुबह आफ्ताब के निकलने के वक्त वो हमारे एक फतेह की निशानी थी, तो वही शाम हुई जब हमारे हार की भी झलक हमारे सामने आ गई। हार थी दुश्मन से नहीं, दुश्मन पे हमने फतेह पाई। हार थी अपनी कमजोरियों से, अपनी नाइत्तफाकी से, जो कि सब में ज़्यादा खतरनाक बात होती है। शेर का सामना शेरों की तरह हमने किया, फिर सांप ने आके हमें पीछे से काटा। मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूँ ये कि फिर ऐसे सांप फैले हुए हैं जो पीछे से आके काटते हैं, जो हमको कमज़ोर करते हैं, जो हमें जलील करते हैं, और ये सब जो हमने इतने ज़माने में किया कराया उसको नाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ पुराने ज़माने के तरफ देखने, कुछ आज के सवालों का तकाजा हमारे सामने, कुछ एक झलक तस्वीर भविष्य की जिधर हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक बड़ी यात्रा का इंतज़ाम किया। स्वराज की यात्रा ख़त्म हुई तो उससे बड़ी, उससे मुश्किल सफ़र का इंतज़ाम किया, जिस सफ़र में इस मुल्क के 36-37 करोड़ आदमियों को, सबों को जाना है, मिलकर जाना है, हाथ में हाथ मिला के, ताकि वो सब खुशहाल हों, ताकि उनकी मुसीबतें कम हों, ताकि जो ज़िंदगी के ज़रूरियात हैं वो हर एक को मिले, ताकि ये जो हमारे होनहार बच्चे हैं जिनके ऊपर ग़ुलामी का साया कभी नहीं पड़ा, जो कि पैदा हुए आज़ाद हिंदुस्तान में, वो हमेशा आज़ाद रहें, उनका सिर ऊंचा रहे, खुशहाल रहें और अपनी और मुल्क की तरक्की कर सकें। यह हमने सोचा और इस रास्ते पर हम चले, और रास्ते में हजार खाई खंदक, हजार मुसीबतें, कभी सैलाब आके हमें बहा देता, कभी एक रेगिस्तान की तरह से हालत हो जाती, कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो कि उसको संभालना मुश्किल, कभी न हो तो उससे भी बदतर। यह हालत हुई। बरसों से आप जानते हैं कि इस मुसीबतों का इस मुल्क ने सामना किया, तकलीफ हुई, परेशानियां हुई, लेकिन हिंदुस्तान का सिर तो नहीं झुका, क्योंकि आखिर में जैसे कि वो एक इम्तिहान का ज़माना था, पुराना ज़माना, जबकि हमने एक साम्राज्य का मुकाबला किया था, उससे खड़ा ये ज़माना आ गया हमारे इम्तिहान का, कि कहाँ तक हम मुसीबत में मिलकर रह सकते हैं, कहाँ तक हम मिलकर काम कर सकते हैं, कहाँ तक हम इस और मंजिल को भी पार कर सकते हैं। ये आया, और ऐसे मौके पर जब आप उसमें फूट हो, आप उसमें लड़ाई हो, हाथ उठाए एक इंसान दूसरे के लिए, दूसरे के ऊपर, तब क्या उसके माने हैं? क्या हम अपने पुराने सबक भूल गए? क्या हम गांधी जी को भूल गए? क्या हम हजारों बरस के हिंदुस्तान की तारीख को भूल गए? क्या हम जो हमारा भविष्य है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको भूल गए? क्या हम अपने बच्चों को भूल गए? क्या याद रहा हमें जब हम एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं और झगड़ा फसाद करते हैं, महज किसी सियासी बात को हासिल करने को, या जो कुछ भी उसकी वजह हो मैं नहीं जानता, क्या बात क्या है? तो फिर मेरी ये आपसे दरख्वास्त है और मुल्क में सबों से दरख्वास्त है कि और सवालों को पे हम गौर करें ज़रूर, और रास्तों पे हम चलें, लेकिन पहली बुनियादी बात यह है कि हम अपने को संभालें, हम एक दूसरे से इस लड़ाई का सिलसिला छोड़ें, हम ये समझ लें कि हिंदुस्तान में ना आज़ादी है,
न समाजवाद है, न प्रजातंत्र है, अगर हम लड़ाई झगड़ा करके फैसले किया चाहते। लेकिन असल में हमारा सवाल हमारे मुल्क का है, हमारे घर का है, शहर का, मोहल्ले का और हमारे पड़ोसी का। और हमें, चाहे हम वहाँ कन्याकुमारी और रामेश्वर में रहें दक्षिण में, चाहे कश्मीर में, चाहे पूरब या पश्चिम, हम एक हैं, एक मुल्क है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको हम किसी को तोड़ने नहीं देंगे। हम और आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। हम इस मोहल्ले के खाली नहीं है, और इस शहर के नहीं, और इस प्रदेश के नहीं, और उत्तर के नहीं, और दक्षिण के नहीं, और पूर्व और पश्चिम के नहीं। और ये बात सब समझ लें, क्योंकि जो इसके खिलाफ हाथ उठाएगा और हिंदुस्तान की एकता को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसका हमें मुकाबला करना है, चाहे कोई बाहर की ताकत हो या अंदर से उठाए। क्योंकि इस बात, ये अव्वल बात है, ये पहली बात है, हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान की आज़ादी। और उसी की, क्योंकि अगर ये बात नहीं है तो हिंदुस्तान की खुशहाली कैसे होगी।
कितनी जल्दी देश की हालत अच्छी हो, देश आगे बढ़े, जनता की कठिनाइयाँ दूर हों। तो कैसे हो सकता था? एक ही तरह से कि देश में धन अधिक पैदा हो। और धन क्या? धन रुपया, पैसा, सोना चांदी धन नहीं है, वो तो व्यापार की चीज़ें हैं। धन तो है जो आप खेती में पैदा करते हैं, जो आप कारखाने में पैदा करें, जो आप कारीगरी में पैदा करें, जो चीज़ काम में आए वो धन है। रुपया पैसा तो व्यापार के काम आता है। जितना अधिक हम पैदा करें अपने खेती से, उतना ही देश का धन बढ़ जाता है सब लोगों का। और फिर इसका प्रबंध करें, जो देश का धन अधिक बढ़ा वो जनता को पहुँचे। ये नहीं कि थोड़े से जेबों में रह जाए, वो बड़े अमीर हो जाएं और बाकी लोग गरीब हों। तो ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने था स्वराज आने पर। तो हमने इसका फिर सोचना शुरू किया, क्या करें जिससे धन अधिक पैदा हो। धन पैदा होगा विशेषकर भूमि से, ज़मीन से, खेती से और दूसरे कारखानों से। तो इसके पैदा करने में दो चीज़ें आवश्यक थीं। एक तो भूमि से पैदा करने में पानी आए, नहर का पानी, बड़े बड़े नदियों से लेके नहर का पानी पहुंचाएं, जिससे हम लोग इस बात मोहताज न हो जो वर्षा हो न हो हम पानी ला सकें। एक तो ये, और दूसरे हम बिजली पैदा करें जिससे बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े छोटे, और खेती में भी बिजली का काम आए। इस तरह से देश भर में काम बहुत बढ़ जाए और अधिक धन पैदा हो। इसीलिए हमने पंचवर्षीय योजना की। एक पहली, दूसरी, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो उसमें तो बहुत सारी बातें हमें करनी है पंचवर्षीय योजना में, लेकिन सब में पहले खेती का काम करना है। और खेती के लिए हमें प्रबंध करना है नहरें बनाने का, पानी लाने का, और दूसरे बिजली की शक्ति पैदा करनी है नदियों के प्रभाव से। ये दो बड़ा काम हमने उठाया था, और जितना देश में हुआ है ये जहाँ जहाँ, वहाँ उससे बहुत लाभ हुआ है। डाकू दयाराम गुजर। किस्सा ये दिलचस्प है, सुनिए खासो आम। देखो भाइयों गौर से लालच का अंजाम। लालच का अंजाम बुरा है, नहीं फूलता फलता। धन दौलत के खातिर इंसान क्या क्या रंग बदलता। डाकू चोर उचक्का बनता, राह बदी की चलता। लूट मार रहजनी से उसका हर अरमान निकलता। कहा पत्नी ने उसकी, मुझको गहने ला के पहना दो, बना दो मुझको बेगम, तन मेरा गहनों से सजवा दो। तुम बहादुर हो मेरे अरमान
पड़ी ये बात, लाता तेरे वास्ते गहने रातों रात। और बेगम ने बादशाह से कहा, दरिया जाने के लिए दिल चाहे सरताज, नहाऊं जी भर के वहाँ मेला देखूं। जरूर जाइए बेगम, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। इधर दयाराम से एक सरदार ने आकर कहा, सरदार सरदार सुना है बेगम दरिया नहाने और मेला देखने आ रही है। अच्छा आइए तो बहुत अच्छा हुआ। आज मैं अपनी बीवी की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। और फिर मेले में सांप की नजरें बचाकर दयाराम बेगम के पास पहुंचा। कौन हो तुम? दयाराम गुजर, एक माना हुआ डाकू। तो यहाँ क्यों आए? आपके गहने लेने की खातिर यहाँ आया हूँ, लेके जेवर ही जाऊंगा मैं। खैरियत जिंदगी की अगर चाहती, गहने दे दीजिए ना सताऊंगा मैं। हाथ मेरे बदन को लगाना नहीं, गहने दे दूंगी खुद कुछ उजर ही नहीं। इस जिटाई पे डाकू पने के लिए, इसका अंजाम क्या हो खबर ही नहीं। ये लो गहने। शुक्रिया। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए, लाके पत्नी को। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए, लाके पत्नी को। सुना जब बादशाह ने हाल दी, तस्कीन बीबी को। गिरफ्तारी की खातिर हुक्म फौरन कर दिया जारी। दयाराम हो गया चौकस, खबर फैली जो ये भारी।